भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की वीडियो का हमारा विषय है पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। ये पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी सर फजले हुसैन, चौधरी छोटू राम और चौधरी लालचंद ने 1923 के अंदर बनाई थी। और इस पार्टी ने पंजाब के अंदर 1923 से लेकर 1947 तक 2 मार्च 1947 तक राज किया। ये पार्टी वो किसानों की पार्टी थी, रूरल ओरिएंटेड पार्टी थी और ये मनी लेंडर्स के खिलाफ थी। और इस पार्टी की नींव सन 1900 के अंदर अंग्रेज़ों ने पंजाब लैंड एलिएशन एक्ट, पंजाब भूमि हस्तांतरण एक कानून बनाया था, जिसके तहत जो लैंडलेस थे, भूमिहीन थे, उनके नाम ज़मीन नहीं हो सकती थी। वो इस पार्टी का मैग्ना कार्टा चार्ट था। जैसे कि इंग्लैंड के अंदर डेमोक्रेसी की नींव रखी गई, तो पहली बार जनता को अधिकार मैग्ना कार्टा चार्ट के तहत 1215 में दिए गए थे और वही डेमोक्रेसी का आधार बना। ठीक इसी प्रकार से पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी का आधार था, वो पंजाब लैंड एलिएशन एक्ट 1900 था। इससे पहले हम इस यूनिट को समझें, पार्टी की विचारधारा को, पंजाब की बैकग्राउंड को जानना जरूरी है। ये पंजाब एक सूफी स्टेट रहा हमेशा। जमुना और गंगा के बीच का जो एरिया है वो तो ऑर्थोडॉक्सी है उसके अंदर, यानी कट्टरवाद है, मुसलमान कट्टरवाद और हिंदू कट्टरवाद। लेकिन जमुना से लेकर झेलम नदी तक का इलाका जो है वो सेकुलर इलाका है। वो यहाँ पर सूफी मत का जो रहा है। चाहे वो नानक जी थे जो ये कहते थे एक नूर से सब जग उपजा, चाहे वो भुल्ले शाह थे, चाहे बाबा वारे शाह थे, चाहे बाबा फरीद थे, चाहे मियाँ मीर थे जिन्होंने अमृतसर की गोल्डन टेम्पल की नींव रखी। ये एक सूफी विचारधारा का प्रदेश था। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बड़े भाईचारे के साथ रहते थे। बाबा बुल्ले शाह कहता है, राम रहीम ते मौला की गल समझ गए तो रोला की, कि राम और रहीम एक ही हैं। यहाँ के हिंदू और मुस्लिम लगभग एक जैसे उनके रीति रिवाज थे, एक ही भाषा थी। यहाँ पर जैसे पंजाब के अंदर रावलपिंडी के इलाके के अंदर हुसैनी ब्राह्मण होते थे। सुनील दत्त जो भारतीय सिनेमा का एक्टर था वो भी हुसैनी ब्राह्मण था। इन हुसैनी ब्राह्मणों ने करबला की लड़ाई के अंदर वो भाग लिया था। वो आधे रीति रिवाज उनके हिंदुओं वाले थे और आधे मुसलमानों वाले थे। इसलिए एक कहावत बन गई, वहाँ दत्त सुल्तान, हिंदू का धर्म मुसलमान का ईमान, आधा हिंदू आधा मुसलमान। रांझा जब जब ईर बिछड़ जाती है तो वो मुसलमान होते हुए नाथ जोगियों के पास जाता है। आज भी जोगियों का टीला पाकिस्तानी पंजाब में प्रसिद्ध है। इस प्रकार से ये एक सूफी विचारधारा का प्रदेश था और इसी विचारधारा को लेकर यूनियनिस्ट पार्टी जो थी वो सेकुलर पार्टी बनी। उसके सभी मंत्रिमंडल जितने भी बने, सब के अंदर हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों सेक्ट के मंत्री होते थे। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूँ कि ये पंजाब वो स्वॉर्ड ऑफ इंडिया रहा है। जितने भी आक्रमणकारी भारत के ऊपर आए, दिल्ली को जीतने के लिए आए, वो सब पंजाब से होकर खैबर दरा के अंदर आए। और ये एक नर्सरी रहा है सैनिक पैदा करने की। जब सन 1857 के अंदर अंग्रेज़ों के विरुद्ध आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई तो उसके अंदर मुख्य हिस्सा बंगाल, बिहार और ईस्टर्न यूपी के लोगों ने हिस्सा लिया था। और ये सारा हरियाणा, दिल्ली, आगरा, लखनऊ सब विद्रोही कर दिया था लोगों ने। लेकिन पंजाब के लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। पंजाब के जितने भी लैंडलॉर्ड थे, जागीरदार थे, सब ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और सैनिक भर्ती किए और लड़ाई में हिस्सा लिया। इसलिए अंग्रेज वो बड़े खुश थे पंजाब से। उन्होंने 1857 के बाद बंगाल, बिहार से फौज की भर्ती बंद कर दी और पंजाब से फौज का कोटा बढ़ा दिया, क्योंकि अंग्रेज़ राज जो था वो एक मिलिट्री राज था और मिलिट्री के सहारे राज किया जा सकता था। इसलिए
जब अंग्रेज़ों ने देखा कि यहाँ की 1891 के अंदर 54% ज़मीन जो नहीं वो किसानों के पास थी और 1900 के अंदर 45% ज़मीन रह गई, उस समय बैंक तो होते नहीं थे, मनी लेंडर होते थे जो सूद पर पैसा देते थे और जनता का खून चूसते थे। ये लाहौर के इलाके में खत्तरी, मुल्तान के इलाके में अरोड़ा और पंजाब और हरियाणा के इलाके में बनिया जाति जो थी वो ब्याज पर काम देने का काम करती थी, जिनको मनी लेंडर कहते थे। उस समय पंजाब में लगभग 4000 मनी लेंडर थे और जिसमें से 2100 जो नहीं वो लैंडलॉर्ड भी थे, जो जिनके पास ज़मीनें भी थी और सूद का काम भी करते थे। अंग्रेज़ों ने जो नहीं वो चाहते थे कि जब अगर किसानों की ज़मीन खुस गई तो उनके बच्चे कमज़ोर रह जाएंगे और फौज के लिए सैनिक नहीं मिलेंगे, इसलिए वो 1900 के अंदर एक एक्ट लाए ताकि ज़मीन केवल वही व्यक्ति खरीद सकता है जिसके पास पहले ज़मीन हो, और इस एक्ट का नाम था पंजाब लैंड एलिएशन एक्ट 1900। 1900 के अंदर ही कांग्रेस जो 1885 के अंदर बन गई थी, उसने लाहौर के अंदर अपना सम्मेलन रखा और इस सम्मेलन के अंदर जो नहीं इस पंजाब लैंड एलिएशन एक्ट का विरोध किया गया। इसलिए मनी लेंडर जो थे, बनिया लॉबी थी जो कांग्रेस के खेमे में आ गई। इसी प्रकार 1875 के अंदर जो है वो आर्य समाज की नींव रखी गई और आर्य समाज जो नहीं भूत परस्ती के खिलाफ था, अंधविश्वास के खिलाफ था और ये बात जो नहीं ब्राह्मणों के विरुद्ध जाती थी, इसलिए ब्राह्मण भी जो वो भी कांग्रेस के नज़दीक आ गए और एक कहावत चल पड़ी कि कांग्रेस जो नहीं वो बानियों और ब्राह्मणों की जमात है। किसान लोग जिसमें विशेषकर जाट थे वो कांग्रेस से दूर होते चले गए। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार आया 1914 से 1918, उसके अंदर सारा देश जो नहीं, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे मुस्लिम लीग थी, चाहे कोई भी पार्टी थी, जितने भी थे वो सब अंग्रेज़ों के साथ थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा था कि ये जमहूरियत का, डेमोक्रेसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लड़ाई जीतने के बाद भारत वालों को विशेष अधिकार देंगे। लेकिन जब लड़ाई ख़त्म होगी 1914, 1918, 1919 के अंदर अंग्रेज़ जो ने रोल्ट एक्ट लाए, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लाए और जो नहीं जलियांवाला बाग कांड हो गया। रोल्ट एक्ट जो नहीं वो एक ऐसा एक्ट था जिससे किसी को भी अंदर जेल के अंदर डाला जा सकता था। इसको काला कानून कहा गया। इसके लिए कहा गया नो अपील नो दलील। लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर ही जो है जर्मनी, तुर्की जो नहीं वो जर्मनी की तरफ से लड़ा था और तुर्की के अंदर तुर्की का सुल्तान सारे दुनिया के मुसलमानों का खलीफा होता था। वो अंग्रेज़ों ने खलीफा का पद ख़त्म कर दिया। मुसलमानों ने जो नहीं इसके खिलाफ आंदोलन किया, जिसको खिलाफत आंदोलन कहते हैं, यानी हमारे खलीफा का पद दोबारा बहाल किया जाए। गांधी जी ने भी मोमडन मुसलमानों का खिलाफ आंदोलन का साथ दिया। इस प्रकार हिंदू और मुस्लिम ने जो नहीं वो 1920 के अंदर इकट्ठा आंदोलन किया था। इस आंदोलन के अंदर, असहयोग आंदोलन के अंदर गांधी जी ने कहा स्कूल छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, टैक्स भरना बंद कर दो। लेकिन उस समय जो नहीं सर छोटू राम जो नहीं वो कांग्रेस कमेटी रोहतक के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। सर फजले हुसैन जो थे वो भी वेस्ट पंजाब के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी कांग्रेस के नेता थे। इन तीनों ने कांग्रेस को छोड़ दिया क्योंकि तीनों के कारण अलग अलग थे। सर फजले हुसैन तो एजुकेशनिस्ट थे और वो चाहते थे कि मुसलमान जो है वो एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और सोशली पिछड़े हुए हैं और इसका इलाज एजुकेशन ही है, और उन्होंने पंजाब के अंदर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। या स्कूलों और कॉलेजों में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन, मुसलमान विद्यार्थी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन करवाई थी। इसी प्रकार इसलिए वो नहीं चाहते थे कि स्कूल कॉलेज छोड़े जाएं और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। इसी प्रकार सर छोटू राम जो थे वो भी कहने लगे हमारे किसान अगर माल नहीं भरेंगे तो उनकी ज़मीन जब्त कर ली जाएगी। उन्होंने भी इस बात पर जो कांग्रेस को छोड़ दिया
और मोहम्मद अली जिन्ना सेकुलर आदमी थे, वो राजनीति के अंदर धर्म को घुसेड़ना नहीं चाहते थे। वो इस बात के खिलाफ थे कि गांधी जी खिलाफत आंदोलन का समर्थन करें, इसलिए उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ दिया। फिर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो 1919 के अंदर आया था, उसके तहत पंजाब के अंदर पहली बार 1920 में चुनाव हुए। 1921 के अंदर पहली बार कौंसिल बनी। चौधरी छोटूराम 1920 के चुनाव में हार गए थे। वो जोनी बादली गांव के रिसालदर स्वरूप सिंह से 22 वोटों से हार गए थे, और चौधरी लालचंद जो थे नी वो चुनाव जीत गए थे। फजले हुसैन भी जो वो चुनाव जीत कर आए थे। फजले हुसैन ने ये देखा कि पंजाब की ब्रिटिश पंजाब की आबादी मुसलमानों की 57% थी, लेकिन उनके वोट 42% थे, जबकि सिखों की आबादी 13% थी और वोट 24% थे। क्योंकि उसी आदमी का वोट होता था जो एक लिमिट का टैक्स देता था, और या सरकारी कार्य में था या एजुकेशन था। कुल 5% लोगों के वोट थे। इसमें जोनी मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स के तहत जोनी डेयार्की सिस्टम था। डेयार्की सिस्टम वो होता है जिसमें कुछ MLA तो सरकार नॉमिनेट करे और कुछ इलेक्शन से जीत के आए। पंजाब के अंदर 23 MLC जोनी वो नॉमिनेट किए जाते थे और 71 इलेक्शन से जीत के आते थे। कुल जो है नी 94 में से 35 मोमडन मुसलमान MLC बने। तो इससे फजले हुसैन को ये बात समझ में आ गई कि अकेले मुसलमानों के बल से की ताकत से सरकार नहीं बनाई जा सकती, और सरकार के पावर में आए बगैर मुसलमानों का भला नहीं किया जा सकता। इसलिए चौधरी लालचंद, सर फजले हुसैन और चौधरी छोटूराम ने एक चुने हुए MLA का एक ब्लॉक बनाया, जिसको रूरल ब्लॉक कहते थे। एक संगठन बनाया, इसका नाम रखा रूरल ब्लॉक। फिर 1923 के चुनाव आए, उससे पहले उन्होंने इस ब्लॉक की एक यूनियन बनाई, जिसका नाम रखा नेशनल यूनियन पार्टी। इसके अंदर जो नहीं इसने अपना मैनिफेस्टो दिया। इसका अपना चुनाव चिन्ह था हल और तलवार का निशान काटते हुए। इसका अपना झंडा था नीला, जिसका के ऊपर उगता हुआ सूरज था और समुद्र की लहरें थी। इस पार्टी ने चुनाव लड़ा और पंजाब की अधिकतर सीटें जीत कर आई, और 1923 के अंदर ये मेजोरिटी में आ गई। लेकिन उस वक्त जो है नी ये गवर्नर की पावर होती थी, वो किसको मंत्री बनाए और किसको ना बनाए। पहली बार 1922 के अंदर सर फजले हुसैन एजुकेशन मिनिस्टर बने। 1923 का चुनाव होने के बाद चौधरी छोटूराम सितंबर 1924 में जो नी एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने, और वो जो है नी दिसंबर 1926 तक मंत्री रहे। इस सरकार ने किसानों के लिए और रूरल एरिया के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि इस सरकार का टारगेट था बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड एरिया और बैकवर्ड कास्ट का विकास करना। गांव के अंदर स्कूल खोले गए, सड़कें बनवाई गई, हॉस्पिटल बनवाए गए, वेटनरी हॉस्पिटल बनवाए गए। लायलपुर के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज बनवाया। सर फजले हुसैन 1930 से 35 तक वायसराय की कौंसिल के मेंबर थे। 1934 से पहले यह पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बिहार में होता था। 1934 के अंदर उसकी बिल्डिंगें गिर गई अर्थक्वेक से। वो पूसा को भी दिल्ली के अंदर ले आए ताकि किसानों की खेती का विकास किया जा सके। फिर लेकिन यूनियनिस्ट पार्टी काफ़ी ताकतवर होती जा रही थी। अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि कोई भी पार्टी देश के अंदर या पंजाब के अंदर ज़्यादा ताकतवर हो। फिर 1926 के चुनाव आए। इसके अंदर चौधरी छोटूराम जीत कर तो आए, लेकिन चौधरी छोटूराम को मंत्री नहीं बनाया। गवर्नर मैल्कम हैले पंजाब गवर्नर थे, वो नहीं चाहते थे कि चौधरी छोटूराम जोनी पार्टी को ज़्यादा मजबूत करें। इसलिए उन्होंने चौधरी छोटूराम की जगह तो यूनियनिस्ट पार्टी के फिरोज खान नून को मंत्री बना दिया। सिखों में सरदार जोगिंदर सिंह को मंत्री बना दिया, और हिंदुओं से जो है नी श्री मनोहर लाल को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। लेकिन चौधरी छोटूराम जो वो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने के अंदर जुट गए। इसी प्रकार फिर 1930 के चुनाव आए, उसमें भी चौधरी छोटूराम जीत गए। लेकिन चौधरी छोटूराम को दोबारा फिर जो
सर फजले हुसैन को 1926 से 1930 तक जो नहीं रेवेन्यू कमीशन का मेंबर बना दिया गया। सर फजले हुसैन भी जो नहीं वो इस मुसलमान माइंडेड आदमी थे। जब सर जो नहीं फिरोज खान ने उनको मंत्री बनाया गया तो वो चुप्पी साध गए, क्योंकि सर छोटू राम को इग्नोर कर दिया गया था। इसी 1930 से 1935 तक सर फजले हुसैन को तो वायसराय की काउंसिल के अंदर मेंबर बना दिया गया। चौधरी छोटू राम को 1930 के अंदर फिर इग्नोर कर दिया गया। लेकिन चौधरी छोटू राम ने 1926 से लेकर 1935 तक पार्टी के संगठन को खड़ा किया। उन्होंने पार्टी की किसान ऑर्गेनाइजेशन को, किसान शाखा को, जिसका नाम जमींदारा लीग था, उसको खड़ा किया। गांव-गांव में, शहर-शहर में पार्टी के संगठन बनाए और ये पार्टी का संगठन इतना मजबूत था कि सितंबर 1938 के अंदर लायलपुर के अंदर एक किसानों की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर 1.5 लाख किसान इकट्ठे हुए थे। उसके अंदर उन्होंने चौधरी छोटू राम को रहबरे आजम होता दी ग्रेट गाइड, उसका खिताब दिया था। उसके बाद आते हैं चौधरी छोटू राम ने जमींदारा लीग को 10 साल के अंदर पंजाब के अंदर उसका पूरा संगठन खड़ा कर दिया। फिर आते 19, लेकिन दुर्भाग्य से 9 जुलाई 1936 को सर फजले हुसैन की जो नहीं वो 59 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। इसके बाद सर सिकंदर हयात खान पार्टी के जो नहीं वो नेता बने। उन्हीं की लीडरशिप के अंदर पंजाब के अंदर चुनाव हुए और यूनियनिस्ट पार्टी जो नहीं पहली बार 175 में से 99 सीटें जीतकर जो नहीं मेजोरिटी के साथ पावर के अंदर आई। मुस्लिम लीग इस चुनाव के अंदर केवल 2 सीटें जीती थी, जिसमें से एक राजा गजनफर अली वो यूनियनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर गए और पार्लियामेंट सेक्रेटरी बने। और मुस्लिम लीग के पास केवल एक MLA रहेगा, मलिक बरकत अली। और इसी तरह कांग्रेस के भी 18 MLA जीत कर आए थे। सन 1938 तक मुस्लिम लीग का पंजाब के अंदर कोई ऑफिस नहीं था। इस पार्टी ने, यूनियनिस्ट पार्टी ने अपना मंत्रिमंडल बनाया। सर सिकंदर हयात खान 1 अप्रैल 1937 को पहली बार पंजाब के प्रीमियर कहते थे उस वक्त, पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने। चौधरी छोटू राम डेवलपमेंट मिनिस्टर बने। जोनी खिजर टिवाना PWD मिनिस्टर बने। सरदार सुंदर सिंह मजीठिया रेवेन्यू मिनिस्टर बने। और जोनी मनोहर लाल फाइनेंस मिनिस्टर और मियाँ अब्दुल जोनी वो एजुकेशन मिनिस्टर बने। इस पार्टी, ये पीक टाइम था यूनियनिस्ट पार्टी का 1937 से 1945 तक। पार्टी के अंदर लैंड एलिएशन एक्ट के अमेंडमेंट लाई। ये 2-3 बार अमेंडमेंट किया चौधरी छोटू राम ने। उन्होंने 1937 के अंदर लैंड एलिएशन एक्ट जो है नी अमेंडमेंट बिल पास किया था, जो 1938 के अंदर पंजाब विधानसभा के अंदर पास हो गया। इस बिल के तहत जो ने कोई भी किसान 1900 का एक्ट आने से पहले की ज़मीन भी जो गिरवी रखी गई थी अपने मूल का डबल पैसे देकर अपने नाम करवा सकता था, DC को अपील डाल सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से उस वक्त पंजाब का गवर्नर एमरसन था, उसने जो नहीं इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए और ये कानून नहीं बना। लेकिन चौधरी साहब दूसरा बिल लाए, जिसके अंदर जो नहीं किसानों को बहुत सुविधाएं मिली और किसानों को 8,35,000 एकड़ ज़मीन जो नहीं वो वापस मनी लेंडर से किसानों के पास चली गई। इससे 3,65,000 किसानों को जो नहीं वो फ़ायदा हुआ। इसी प्रकार जो नहीं वो मनी लेंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट लाए कि जो भी पैसा ब्याज पे देता है उसको जो नहीं रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और इस कानून के तहत किसी भी किसान की बैल, भैंस, उसका घर, उसकी कुर्डी, उसकी ज़मीन, दूध देने वाली व किसी भी चीज़ को नीलाम नहीं किया जा सकता था। इसी प्रकार वो मार्केट कमेटी का एक्ट लाए, जिसके अंदर रूरल एरिया को 2/3 और अर्बन को 1/3 नुमाइंदगी दी गई। इस पर गोकुल चंद नारंग ने कहा, जो 1930 में फाइनेंस मिनिस्टर था, उस 1938 के अंदर ये कानून लाया गया था। उसने कहा कि इस कानून से रोहतक डिस्ट्रिक्ट के दे डालने का जाट भी करोड़पति बनिए के साथ बैठेगा। तो चौधरी छोटू राम ने कहा कि आप ही कुछ दिन पहले हिंदू सभा में कह रहे थे कि जाट जो नहीं वो हिंदू धर्म के रक्षक हैं,
इस प्रकार उन्होंने थाल इरिगेशन प्लान, आज भी पाकिस्तान के अंदर गांव की जगह जगह तक सिस्टम है, वो थाल इरिगेशन प्लान लाए, भाखड़ा नहर की प्लान लाए, वेयर हाउस प्लान लाए। पहली बार इंडिया के अंदर जो किसान रिलीफ फंड बना, जिसके लिए 55 लाख रुपए रिजर्व रखे गए। तो अनेक ये जो पंजाब के अंदर जितने भी हॉस्पिटल, वेटनरी हॉस्पिटल, स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, ये चौधरी छोटू राम के बनवाए हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से दिसंबर 1942 के अंदर सर सिकंदर हयात खान की केवल 50 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इसी प्रकार चौधरी छोटू राम भी वो 9 जनवरी 1945 को 63 साल की उम्र के अंदर स्वराग सिधार गए। इससे जिन्ना का रास्ता, पाकिस्तान बनवाने का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि पार्टी के तीनों नेता वो 9 साल के दौरान ही भगवान को प्यारे हो गए। जबकि जिन्ना साहब इनसे उम्र में सबसे बड़े थे। जिन्ना साहब ने 1938 का पैक्ट जिन्ना सिकंदर के मध्य था, उसको तोड़ दिया। उन्होंने पंजाब के अंदर इंटरफियरेंस शुरू कर दिया। खिजर हयात खान 1943 में सीएम बने थे, उनसे मुस्लिम लीग में शामिल होने के लिए कहा। खिजर साहब वो सेकुलर आदमी थे, देश की यूनिटी में विश्वास रखते थे, उन्होंने इनकार कर दिया। जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, एक मुस्लिम लीग का सम्मेलन किया था, जिसमें उन्होंने पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी। इस रैली का होस्ट जो था वो सिकंदर हयात खान, पंजाब का चीफ मिनिस्टर और पंजाब का गवर्नर हेनरी थे। टी पार्टी के अंदर पंजाब का गवर्नर वो चीफ गेस्ट था। इससे ये सिद्ध होता अंग्रेज वो जिन्ना का फेवर करते थे, क्योंकि कांग्रेस ने तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया और जिन्ना ने 1939 के अंदर भारत के वायसराय से मिलकर कहा कि हम आपका साथ देंगे। और उन्होंने ऑल इंडिया में घूम घूम के मुसलमानों को फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। जून 1945 के अंदर शिमला के अंदर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिन्ना ने साहब ने कहा कि केवल मैं ही वो रिप्रेजेंट करूंगा, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव केवल मैं ही होऊंगा। जबकि पंजाब के सीएम खिजर हयात खान टिवाना वहाँ गए हुए थे, उनको मीटिंग के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इससे यूनियनिस्ट पार्टी के मुस्लिम नेताओं को पता चल गया अब आगे जिन्ना की चलेगी। वो आहिस्ता आहिस्ता, चाहे वो मामदोट था, चाहे दौलताना था, चाहे फिरोज़ खान नून था, सब नेता आहिस्ता आहिस्ता करके पार्टी को छोड़कर चले गए। और फिर 1945-46 के चुनाव हुए। इसके अंदर जितने भी पंजाब के गद्दी नसीन थे, जितने भी फ़कीर थे, मौलवी थे, सब ने मुस्लिम लीग का साथ दिया। उस समय पंजाब के अंदर 86 रिजर्व सीट थी, जिसमें से 75 मुस्लिम लीग ने जीती। 11 शहरों की रिजर्व थी मुसलमानों के लिए, 11 के 11 मुस्लिम लीग ने जीती। 75 रूरल एरिया की थी, जिसमें से 64 जीती। यूनियनिस्ट पार्टी ने केवल 20 सीटें जीती थी। इसमें से 4 एमएलए उसके वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर गए। इस प्रकार मुस्लिम के 79 वो एमएलसी बन गए, लेकिन वो मेजॉरिटी नहीं थी। कांग्रेस 51 एमएलए जीती थी, सिख 22 जीते थे और 7 निर्दलीय थे। 6 एमएलए 20 में से फिर भाग गए यूनियनिस्ट पार्टी के। इस प्रकार उसके पास 10 एमएलए रह गए। और पंजाब के गवर्नर ने गलेंसी ने खिजर हयात खान को सीएम की, कोलिएशन गवर्नमेंट की सीएम की शपथ दिला दी, जिसके अंदर सिख और कांग्रेस और यूनियनिस्ट पार्टी शामिल थी। मुस्लिम लीग ने विरोध करना शुरू कर दिया। 1946 में उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया और जगह जगह जुलूस निकालने शुरू कर दिए। तंग आकर 2 मार्च 1947 को खिजर हयात खान ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस प्रकार 1923 से 1947 तक ये पार्टी पावर में रही और 1947 के बाद इसका पतन हो गया। जो मुस्लिम नेता थे वो तो मुस्लिम लीग में चले गए, क्योंकि कुरान के अंदर ये है, कोई भी आदमी कितने भी गुनाह करे, वो अगर हज की यात्रा कर ले और तौबा कर ले तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। वो तो सब तौबा करके मुस्लिम लीग ज्वाइन कर गए।
मामडोट भी वेस्ट पंजाब का सीएम बनया, दौलताना भी बनया, फिरोज खान नून भी बनया, जो सब जोनी यूनियनिस्ट पार्टी के नेता थे। और जोनी पंजाब भारत के अंदर जो भी यूनियनिस्ट पार्टी के नेता थे, जैसे चौधरी सूरजमल खांडा वाले, ये सब जो है नी कांग्रेस को ज्वाइन कर गए और ये भी मंत्री बने। इस प्रकार जो नी इस पार्टी का अंत हो गया। आज हम जो भी शहरों में बैठे, क्रेडिट गोज टू चौधरी छोटू राम। ये रूरल ओरिएंटेड पार्टी थी, इसने देहात के लिए बहुत काम किया। भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस जो सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।